हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपको काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। थोड़ा फीवर हो गया था, वायरल फीवर था, कोविड तो नहीं हुआ। तो आज से आप लोगों को मैं एस और पी ब्लॉक चालू कर रहा हूँ और बेटा तुम लोग पढ़ाई करते रहो। थोड़ा सा जो हम लोगों का 10% सिलेबस रह गया है एस एंड पी ब्लॉक। अपना क्या क्या बाकी है भाई? अपना बाकी है एस एंड पी ब्लॉक, बाकी है अपनी थर्मो बाकी है, काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये अपना बाकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन का मटेरियल है। लगभग 10-12% जो हम लोग का रह गया है। तो आज से लेक्चर डालना मैंने चालू कर दिया है, तो जल्द से जल्द इनको अपन क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, राइट। तो ये अगर आप लोग ऑफलाइन आ रहे होते तो ये वाली बुकलेट आपको मिलती, अब वो मिल नहीं पाएगी। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा ऐप में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और जब प्रिंट आउट निकलवा ले तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलो बिना समय व्यतीत करे हुए हम लोग चालू करने जा रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक। फिर कुछ बातें और करनी है, थोड़ी देर बात करेंगे, पहले खेल चालू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर इसमें है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है भाई। फर्स्ट मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लो 1H, ऊपर 1 मत लिखिएगा, मुझे एटॉमिक नंबर 1 दिखाना है। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ये क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके ब्रैकेट में आप इसके एटॉमिक मास को दिखाइएगा। लाइटेस्ट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, एग्जैक्ट तो होता है 1.008, ठीक है। तो पूरे जितने भी एलिमेंट इस धरती पर अभी तक ज्ञात हैं उसमें से सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ही होता है। सो दिस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ठीक है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। यूनिवर्स बोल सकते हैं या इसके स्थान पर सोलर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनना बेटा, आपकी कॉपी में इसके ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। एक्चुअली इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन होता है? हाइड्रोजन। ये पॉइंट मैंने लिखा था अर्थ क्रस्ट, अर्थ में, इन अर्थ क्रस्ट। हमारी धरती में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फॉलोड बाय सिलिकॉन, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। धरती में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फॉलोड बाय सिलिकॉन, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। अच्छा, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस पूरे यूनिवर्स का जितना मास है, अगर यूनिवर्स के मास को हम 100% मान लें तो उसका 70% मास हाइड्रोजन के कारण होता है। यस, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसीलिए जानबूझ के मैंने ये लाइन लिखी है, कहीं मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो आप ये लिख लीजिएगा, यूनिवर्स के नीचे सोलर सिस्टम लिख लीजिएगा अगर जगह हो, और वहां से एक लाइन ऐसे करके ले जाइएगा और वहां पे लिख लेना 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लाइन जानबूझ के पूरी लिख दी थी कि लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाए। तो 70% टोटल मास यूनिवर्स का जो है वो हाइड्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्ट एस डाई एटॉमिक गैस, बिल्कुल सही बात है।
हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए या तो आप इसको बोलो डाइहाइड्रोजन या फिर आप इसको बोल दो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। यस, हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था, और लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया था इनफ्लेमेबल गैस, आग पकड़ने वाली गैस। डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया था इनफ्लेमेबल गैस, बट द नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोजियर। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, सबको मालूम तो है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इन तीनों आइसोटोप में जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ड्यूटीरियम को डी से लिख देते हैं, ट्राइटियम को टी से लिख देते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, आप देखिए तीनों के एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, और तीनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, 1 2 और 3। आप जानते हैं चूंकि हाइड्रोजन इन 3 आइसोटोप का मिक्सचर होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है इट इज 1.008, जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब वो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, इसलिए 1 1 1। इलेक्ट्रॉन तीनों के पास 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तीनों का 1s1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तीनों के क्या है? सेम है। प्रोटॉन की बात करें, ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। न्यूट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो तीनों आइसोटोप में डिफरेंस किस चीज का होता है? न्यूट्रॉन। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ना सिर्फ हाइड्रोजन बल्कि कोई भी आइसोटोप हो, उनमें डिफरेंस न्यूट्रॉनों के नंबर में ही होता है। आप यहां पे देख सकते हैं 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स आर ऑलवेज डिफर बाय एटॉमिक मास, सो बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, वो कौन सा एलिमेंट इस धरती का है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं? इकलौता एलिमेंट है इस धरती का प्रोटियम, जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सेम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सब लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होता है 1s1 1s1 1s1, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, सिर्फ उनके रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होने का रीजन है क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, ये जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, अभी थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, तो T2 लिखो चाहे ना लिखो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। तो H2 में H सिंगल बॉन्ड H है, D2 में D सिंगल बॉन्ड D है, और T2 में T सिंगल बॉन्ड T है। तो इनका जो बॉन्ड एनर्जी है समथिंग लाइक दिस, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो H2 को तोड़ना आसान है, आसान का मतलब D2 की तुलना में आसान है, अदरवाइज H सिंगल बॉन्ड H को तोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है भैया। 2000 केल्विन 5000 केल्विन पर जब गर्म करते हैं ना
तब ये टूटता है। तो इसकी तुलना में इसका कम होता है, अदरवाइज इस तोड़ने में हालत खराब हो जाएगी। तो चूंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है, किसी का तोड़ना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट और डिफिकल्ट, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। राइट बेटा? ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। इसी पेज के हाशिए पे आपको लिखना है, इसी पेज के हाशिए पे लिखना है, ट्राइटियम जो होता है बच्चों ये रेडियो एक्टिव होता है। ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को निकालता है। किसको निकालता है? बीटा। आपको मालूम होना चाहिए बीटा को निकालने पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्राइटियम इज ए रेडियो एक्टिव एंड इट इज ए बीटा इमिटर, लो एनर्जी बीटा को निकालता है। और हीलियम के आइसोटोप में बदल जाता है, ट्वाइस He3, धोखे से 4 लिख गया था। बीटा के निकालने पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट? तो आइए बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको हाशिए पर लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सब लिखा हुआ है, बस ये हाशिए पे लिखना है। ठीक है? सुनो, लिख लो, कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है, हाशिए पे लिखना है, बाकी सब लिखा हुआ है। आइए, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ periodic table because its atomic number is 1. Lightest element of periodic table because its atomic mass is 1. Actually it is 1.008 because hydrogen exists in 3 isotopic form: protium, deuterium and tritium. Out of these 3 form, tritium is radioactive. It is a beta emitter, low energy beta को निकालकर हीलियम के आइसोटोप में बदल जाता है। आइसोटोप में हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। प्रोटियम इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होते हैं 1s1, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में वेरिएशन होता है क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है, S2, D2 और T2। राइट बेटा? हाइड्रोजन या जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन नाम दिया उन्होंने इन्फ्लेमेबल गैस। द टर्म हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोसियर। राइट बेटा? आइए और देखते हैं क्या क्या लिखा है। हाँ, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। यूनिवर्स की टोटल मास का 70% मास हाइड्रोजन के कारण होता है, लेकिन हमारी धरती पर सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, और लिखा हुआ है, देखिए जरा। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बगल में 2 बिंदी बनी हुई है। दीज आइसोटोप डिफर फ्रॉम वन अनदर इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने बोला, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन, बेटा आवाज नहीं, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स ड्यूटीरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। NCERT का पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आएगा, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन तो ड्यूटीरियम इन द फॉर्म ऑफ HD, इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं। Since the isotope have same electronic configuration, hence their same chemical property, जैसा कि मैंने बताया, except rate of reaction due to difference in bond energy, but their physical properties are different due to mass difference। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होगा वो एटॉमिक मास में डिफरेंस के कारण होगा। ध्यान रखिएगा NCERT की लाइन से। हाँ, NCERT में एक पॉइंट और भी लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और बॉन्ड एनर्जी, इन चारों चीज़ों का ऑर्डर आपका यही होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है H2, D2, T2। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप भी मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लास में बताया है कि हम और आप आपस में एलोट्रॉप हैं। हम लोग फिजिकली डिफरेंट होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, लेकिन केमिकली हम लोग वही हैं, वही हड्डियां हैं, वही दिल है, वही किडनी है। तो हम और आप आपस में एलोट्रॉफ हैं, फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम, हम लोग इसे कहते हैं एलोट्रॉप।
बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कार्बन में ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड देखो गोरा है, ग्रेफाइट देखो क्या है, काला है। डायमंड गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो फिजिकली डिफरेंट है लेकिन केमिकली दोनों क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो आपस में एलोट्रॉप्स होते हैं, राइट। हाइड्रोजन की दो एलोट्रॉप है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी बोला कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, डायटोमिक का मतलब क्या है, दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है और दोनों ने अपने डुप्लेट को कंप्लीट किया, हीलियम का कन्फिगरेशन प्राप्त किया, इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन प्राप्त किया। अब देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है और सिंगल बॉन्ड से दूसरा हाइड्रोजन ये है और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ कोर्स ये भी ऐसे ही होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट कह सकते हैं। ये देखिए, अच्छा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि जो बॉन्ड पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। अच्छा, अब न्यूक्लियस की स्पिन कैसी है, देखिए न्यूक्लियस की स्पिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो इस एलोट्रॉप को ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, और अगर न्यूक्लियस की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम लोग पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, तो देखिए फिजिकली तो दोनों सेम ही है, सॉरी फिजिकली दोनों डिफरेंट है, केमिकली क्या है, एच एच यहां पर भी है, एच एच यहां पर भी है, तो केमिकली दोनों हाइड्रोजन है, बट फिजिकली डिफरेंस ये आ रहा है कि न्यूक्लियस की स्पिन यहां पर सेम डायरेक्शन में है और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में है। एक पॉइंट और भी लिखा होगा पैरा हाइड्रोजन के नीचे, इट इज लो एनर्जी फॉर्म हेंस फेवर एट लो टेम्परेचर। यस, लो टेम्परेचर पर ये फेवर करता है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि एट रूम टेम्परेचर ऑर्थो टू पैरा रेशियो इज 3:1। यस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो टू पैरा रेशियो होता है 3:1। 70% 75% ऑर्थो होता है और 25% पैरा होता है, 3:1। अच्छा, अब ये लो एनर्जी फॉर्म है, अगर आप इस टेम्परेचर को कम करते जाए, हमने टेम्परेचर को कम करते करते 20 केल्विन पर ले गए, तो 20 केल्विन पर क्या होगा, ऑर्थो वाला 0% और पैरा वाला 100%। लो एनर्जी फॉर्म है ना, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, तो 25 डिग्री पर तो ऑर्थो ज़्यादा है, पैरा कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्थो का परसेंटेज कम होता जाएगा, पैरा का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और 20 केल्विन पर तो ऑर्थो 0 हो गया और पैरा 100% हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टेम्परेचर घटाने पर ऑर्थो घट रहा है, पैरा बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो ऑर्थो को बढ़ना चाहिए, पैरा को घटना चाहिए। सोच तो आप सही रहे हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। ऑर्थो की मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 75% ही पॉसिबल है एट रूम टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को 50 कर दो, 100 कर दो, तो भी ये 75 ही रहेगा और ये 25 ही रहेगा। मतलब यहां से रिजल्ट ये निकलता है कि पैरा को 100% प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ऑर्थो को 100% प्राप्त नहीं कर सकते, राइट। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 प्रकार के हाइड्रोजन आपकी कॉपी पर लिखे हुए हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसको हाई टेम्परेचर, जैसा कि मैं अभी लगभग 10 मिनट पहले ही मैंने बोला था कि इसको तोड़ने के लिए 2000 5000 केल्विन तक का टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, और इतना टेम्परेचर पैदा करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो होता है ये H सिंगल बॉन्ड H,
ये बॉन्ड बीच से टूट जाता है और हमको प्राप्त हो जाती है एटॉमिक हाइड्रोजन। मींस दिस प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक। दिस प्रोसेस इज हाईली एंडोथर्मिक। आपकी कॉपी भी लिखा है। इस हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस या ऑक्सी एटॉमिक टॉर्चेस। अबे टॉर्चेस का मतलब वो नहीं जो घर पे टॉर्च होती है, वो नहीं है। यहां पे टॉर्चेस का मतलब है वेल्डिंग पर्पज में। किसमें बेटा? एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज में अंडर द नेम एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस या ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर जो हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क से पैदा करते हैं, बॉन्ड टूटेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन हमको प्राप्त होगी। ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक होता है और इसका इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस में। आप लोग सोच रहे होंगे वेल्डिंग पर्पज में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही आसान है। इफ द फॉरवर्ड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन द रिवर्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। हाँ, जहां पे हमें वेल्डिंग करना होता है वहां पे एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में बदलती है, हाई टेम्परेचर पैदा होता है और उस हाई टेम्परेचर से हम लोहे को जोड़ सकते हैं। लोहा पिघल जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वेल्डिंग पर्पज में यूज करते हैं। दूसरा बच्चों इसमें लिखा हुआ है नेसेंट हाइड्रोजन। देखो यार एक बात बताएं, नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो सेम है, तो आखिरकार दोनों में अंतर क्या? अंतर है इन दोनों की प्रोडक्शन में अंतर है। एटॉमिक हाइड्रोजन जहां मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करके प्राप्त की जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग इन सिटू प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो रास्ते में बनी नेसेंट हाइड्रोजन। अब सुनना मेरी बात, अगर तुम्हें इसका कुछ यूज करना है तो कर लो, और अगर तुमने इसका यूज नहीं किया तो दन से ये बदल जाएगी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब नेसेंट हाइड्रोजन को हम स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टोर। नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन के दौरान बनती है। अगर कंज्यूम होना है तो कंज्यूम करा लो, अगर तुम कंज्यूम नहीं करा पाए तो दन से ये बदल जाती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, तो इट कैन नॉट स्टोर। जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन को हम इन सिटू बनाते हैं। इन सिटू हम लोग इसको बनाते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। सोर्स लिया, सोर्स ने नेसेंट हाइड्रोजन को पैदा किया, कहीं पर यूज करना है तो यूज कर लो, अगर यूज नहीं कर पाए तो दन से ये बदल जाएगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में। राइट, सोर्सेज वही लिखे हुए, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl, जिंक कॉपर कपुल प्लस अल्कोहल। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल को डिपॉजिट कराया जा सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल को डिपॉजिट कराया जा सकता है। ये मैंने आपको सिखाया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जिंक कॉपर कपुल प्लस अल्कोहल, ये भी एक सोर्स है। अबे हाइड्रोजन गैस बनाने के जो सोर्स है ना, वो नेसेंट हाइड्रोजन के सोर्स। खत्म करो बात यार, कितने बार तुम लोगों ने पढ़ा, जो मेटल ECS में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। उसी प्रकार से आपने हमसे पढ़ा है एम्फोटेरिक मेटल, एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम, जब एल्कली से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। ऑफकोर्स रास्ते में क्या बना होगा? नेसेंट हाइड्रोजन। तो जो भी सोर्स हाइड्रोजन गैस के हैं, आप कह सकते हैं वो सारे सोर्स नेसेंट हाइड्रोजन के हैं। तो जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, जिंक कॉपर कपुल प्लस अल्कोहल।
तो मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल को डिपॉजिट कराया जा सकता है। उल्टा पॉसिबल नहीं है, लेस रिएक्टिव के ऊपर मोर रिएक्टिव को डिपॉजिट नहीं करा सकते। अगर ऐसा होने लगे तो सोचो ना, जितने भी गोल्ड स्मगलर्स होते हैं वो सोने के ऊपर लोहे को डिपॉजिट करवा लें, आराम से लेके चले जाएं, कस्टम ऑफिसर उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है और गोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, लेस रिएक्टिव है। आयरन के ऊपर गोल्ड को तो डिपॉजिट करा सकते हो, लेकिन गोल्ड के ऊपर आयरन को डिपॉजिट नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अरे इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये सॉरी, दिस इज ये नहीं, दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ये ट्रांजिशन मेटल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेती हैं। अब इसे हम लोग कहते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। इसीलिए बच्चों ये जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है, इसे हम लोग स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज कहते हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो ट्रांजिशन मेटल बच्चों होती हैं, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेती हैं। एडजॉर्ब हाइड्रोजन को ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहते हैं और इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज के तौर पर। एंड हाइड्रोजन इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज हाइड्रोजन इज ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। ये ऑक्सीजन के साथ जलने लगती है और हमको ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेना हाइड्रोजन स्टोरेज कहलाता है और इसका यूज करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूं, एक एक शब्द एनसीईआरटी से बोल रहा हूं, राइट? ओके, आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रांजिशन मेटल में भी सबसे ज़्यादा कोलाइडल पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, निकेल। एडजॉर्बिंग पावर का ऑर्डर है। आप याद करिए चाहे मत करिए, कुछ मत करिए याद, हम तो कह रहे हैं अब कोई ज़रूरत नहीं है ये सब याद करने की। ध्यान रखना बस कि कोलॉइडल पैलेडियम इज द मोस्ट पावरफुल एडजॉर्बर ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे पढ़ चुके हैं एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री कि किसी पार्टिकल को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, एडजॉर्बिंग पावर उतनी ज़्यादा। कोलॉइडल का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में आपने तोड़ दिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, एडजॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई। तो कोलॉइडल पैलेडियम जो होता है बेस्ट सोर्स होता है टू एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस। ओके, ऑर्डर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आपको यूज़ नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। और ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगले पेज पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखा हुआ है, लर्निंग ट्रिक है बच्चों। मोना, ओ मोना, ये देखिए मोना। एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन एंड लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रेड्यूसिंग इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. Hydrogen is placed in first as well as seventh group. This is the drawback of modern periodic table. लोग कहते हैं कि ओल्ड periodic table का ड्रॉबैक है हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं है. अबे अभी क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table में भी हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं है. इसको फर्स्ट ए में भी रखा है, सेवेंथ ए में भी रखा है. इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग वैगाबॉन्ड एलिमेंट कहते हैं, आवारा तत्व. आवारा हूं, कभी इस चौराहे पे खड़ा हूं, कभी उस चौराहे पे खड़ा हूं. क्यों खड़ा हूं ये मैं नहीं बताऊंगा,
हाँ, आवारा हूं, मेरी पोजीशन निश्चित नहीं है, कभी फर्स्ट ए ग्रुप में हूं, कभी सेवेंथ ए ग्रुप में। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेवेंथ ए से मैच करती हैं। देखिए आपकी कॉपी में लिखा है सिमिलरिटी विद फर्स्ट ए, बहुत ही अच्छे पॉइंट से ये। हाँ, आप देखिए जिस प्रकार से फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकालकर यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं, हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाता है। ओके, तो बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद +1 ऑक्सीडेशन नंबर। आपको जान के खुशी होगी H+ को ही हम लोग P+ कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटायन। तो पहला देखिए सिमिलरिटी फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मैंने क्या दिखाई कि जिस प्रकार से फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट कैटायन। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोथ सोर्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी आपने देखी। दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट नॉन मेटल से कंबाइन करके अपना सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल से कंबाइन करके अपना हैलाइड बनाता है। आप देख सकते हैं हैलाइड H+ X-। तो लाइक फर्स्ट मेटल हाइड्रोजन आल्सो ऑब्टेन एट कैथोड। ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के जो सॉल्ट हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो आप खुद विचार करो, प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो Na कहाँ पर प्राप्त होगा? कैथोड पर। तो अगर हाइड्रोजन के सॉल्ट का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो ये प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर। ठीक है, और ये नॉन मेटल से कंबाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हैलोजन से कंबाइन कर रहा है और रिएक्टिविटी ऑर्डर ये तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्गेनिक से जानते हैं। फ्लोरीन सभी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। आप जानते हैं फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्ट इवन इन डार्क, अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है। बाकी सभी को सनलाइट की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने में, लेकिन फ्लोरीन जो होता है वो अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है। और आयोडीन इतना लीस्ट रिएक्टिव होता है कि रिक्वायर कैटलिस्ट, इसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो सिमिलरिटी हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप के साथ देखी कि यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, +1 स्टेट होता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है और इसके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें ये कैथोड पर प्राप्त होता है। लास्ट पार्ट प्रॉपर्टी लिखी है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है बच्चों, ये लिखे नहीं है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। हाइड्रोजन इज ए गुड रेड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेटल ऑक्साइड को रेड्यूस करने में। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रेड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन ए रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को घसीट लेगा और मेटल ऑक्साइड को रेड्यूस कर देगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, इट रिड्यूस टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, टू रिड्यूस टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। फेकू आयरन के नीचे वाले, आयरन से नीचे, आयरन और आयरन से नीचे।
आयरन एंड आयरन से नीचे। जो आयरन के नीचे है, आयरन को भी ऑफकोर्स आयरन को भी रिड्यूस करेगा इसके ऑक्साइड को, और इसके नीचे वाले जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनको रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, ZnO को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आप देखो, लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर फे। तो आयरन के ऊपर वालों को रिड्यूस नहीं करेगा, आयरन और आयरन के नीचे वालों को रिड्यूस करेगा। MgO को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। AlTO3 को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। ZnO को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। Fe3O4 को करेगा? करेगा। ठीक है, CuO को करेगा? करेगा। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं सिमिलरिटी विद 7th। ये आपको लिखना है, ये वाला पॉइंट ये पूरा लिखना है आपको, उसी के नीचे लिख लीजिएगा। हाँ, सिमिलरिटी विद 7th बिल्कुल है। जिस प्रकार से 7th के एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके अपना एनायन बनाते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना एनायन बनाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन शब्द तब बोलते हैं जब वो कैटायनिक फॉर्म में होता है। अगर वो एनायनिक फॉर्म में है तो हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो 7th के तरीके ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। 7th के तरीके ये मेटल से कंबाइन करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे 7th के एलिमेंट मेटल से कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी मेटल से कंबाइन करके अपना हाइड्राइड बनाता है। और इनका अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्लोरीन एनोड पर मिलेगी, क्योंकि एनायन के फॉर्म में, हाइड्रोजन भी एनोड पर मिलेगी एनायन के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन का कैथोड पर मिलना सिमिलरिटी विद फर्स्ट है, हाइड्रोजन का एनोड पर मिलना सिमिलरिटी विद 7th है। +1 ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर 7th। नॉन मेटल से कंबाइन करना फर्स्ट है, मेटल से कंबाइन करना 7th है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां से पॉइंट निकल के आ रहा, सुनिएगा। आप लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ा? आप देखो, जब हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की मेटल से कंबाइन करता है या सेकेंड ग्रुप की मेटल से कंबाइन करता है, तो यहां पर देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ 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 हाँ, ये हाइड्रोजन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जब मेटल से कंबाइन करता है तो आप देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। फर्स्ट और सेकेंड की मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, राइट। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, 1s1, एक ही तो सेल है इसके पास, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। मतलब हाइड्रोजन का IP बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा IP फर्स्ट का तो हो नहीं सकता, किसका हो सकता है? 7th का। तो हाई IP ऑफ हाइड्रोजन, दिस प्रॉपर्टी रिसेंबल्स विद 7th, नॉट विद फर्स्ट। ओके, रिड्यूसिंग पावर फर्स्ट के साथ, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल 7th के साथ। तो आइए, आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन को हम लोग वैगाबॉन्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं, जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। फर्स्ट के साथ सिमिलरिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, कंबाइन विद नॉन मेटल, ऑब्टेन्ड एट कैथोड, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। 7th के साथ सिमिलरिटी, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, combined with metal, obtained at anode and high ionization potential, right? हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। देखिए बेटा, जहां पे ये हेडिंग पड़ी है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एक एनसीईआरटी की लाइन लिख लो, उसी के आगे लिख लो, प्रेजेंटली 77% ऑफ क्या बेटा? ठीक है, तो अपने आप बनता रहेगा वो, ठीक है, 2 क्लिप बना देते हैं।
Presently 77% of industrial hydrogen is produced from petrochemical, and 18%